हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं हम लोग। 5 to 6 लेक्चर हमारे हो गए हैं कोऑर्डिनेट में, और लास्ट लेक्चर से हम लोग स्ट्रेट लाइंस के अबाउट स्टडी कर रहे हैं। क्या है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम 2 मिनट लास्ट लेक्चर वाला देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी बच्चा लेक्चर मिस ना करे और आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके या स्किप करके बिल्कुल ना देखें, और आप जो भी पढ़े वो आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। अदरवाइज फिर लास्ट में हमें दिक्कत होगी जब हम कंप्लीट चैप्टर को स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे, या फिर लास्ट में जब हमारे एग्जाम्स होंगे तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ पर जाकर हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन यहाँ करवाए जाते हैं वो सभी आपके नोटबुक में हों। जो भी टॉपिक, जो भी बात यहाँ बताई जाती है वो सभी आपको नोट करनी है, और अच्छे से जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही आपको लेक्चर को स्टडी करना है। ऐसे नहीं कि 5 मिनट का स्किप कर दिया, 10 मिनट का देख लिया, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया। नहीं, वो चीज़ें गलत हो जाएंगी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, हाँ जी, देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम पर हमने पढ़ा था पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। 1-2 मिनट के लिए हम लोग रिवाइज कर। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, यस सर। यानी अगर मुझे किसी लाइन का स्लोप, मान लो कोई लाइन है, इसका स्लोप m है, और मुझे इसके ऊपर एक कोई पॉइंट पता है p x1 y1, ओके, तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। क्लियर ये बात? ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ी थी इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, यानी मुझे किसी लाइन का स्लोप तो m है, और उसका y इंटरसेप्ट, यानी साइन तो मैंने बता दिया था आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो c है। तो लाइन की इक्वेशन क्या करती है? अगर ये डिस्टेंस c है तो ये पॉइंट कितना होगा? 0c। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। सेम ही बात है, पॉइंट रख दिया y माइनस y1 y माइनस c m इंटू x माइनस 0। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है और उसका स्लोप m है, तो लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx। ये भी सेम ही बात है, क्योंकि y इंटरसेप्ट यहाँ पर c था और यहाँ पर y इंटरसेप्ट कितना है? 0, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 0। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म। अगर मुझे किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, p एंड क्या वो p पॉइंट इज x1 y1 एंड क्या पॉइंट इज x2 y2, तो भी मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। कैसे? पहले स्लोप फाइंड कर लो और फिर किसी एक पॉइंट ऑफ स्लोप से लाइन की इक्वेशन। तो मेन हमने उस दिन ये पढ़ा था, और 1-2 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सभी को क्लियर होगा तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज तो फिर फायदा नहीं होगा। आपके जो कंसेप्ट है वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, आप कंफ्यूज होंगे बार-बार चीजों को लेकर। ठीक है, देखिए जी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। लाइन की क्वेश्चन लिखनी है भाई। अच्छा, मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मीनिंग है? मुझे किसी लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है। मान लो किसी लाइन का x इंटरसेप्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक OA, A है, स्मॉल a बोल दिया, OB कितना है? B। x इंटरसेप्ट A है और y इंटरसेप्ट क्या है? B है। मैंने दोनों पॉजिटिव लिए, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। अगर कोई लाइन ऐसे है तो x इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो लाइन की इक्वेशन होगी x बाय a
प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। क्या होगी लाइन की इक्वेशन? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। हाँ जी, कैसे होगी? बड़े आराम से लिख सकते हैं, बट आपको डायरेक्ट याद रखना है ये वाला पॉइंट ए जीरो होगा और ये वाला पॉइंट कितना होगा मेरे पास? 0 बी होगा। दो पॉइंट्स पता है लाइन के ऊपर, तो लाइन की इक्वेशन पहले मैं लाइन का स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन, हाँ जी, क्या होगा? 0 माइनस बी, 0 माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस 0, कितना हो गया है? माइनस बी बाय ए। लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, ए 0 से लिख लेते हैं लाइन की इक्वेशन। y माइनस वाई वन, वाई माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस ए। हाँ जी, ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, ये लाइन की इक्वेशन। हाँ जी, क्या है? ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर देता हूँ। हाँ जी, ए बी से डिवाइड करूँगा तो वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 1। तो लाइन की इक्वेशन आ रही है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, समझ आ गई होगी सभी को। क्या है? अगर किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट बी है, वाई इंटरसेप्ट क्या है? बी, तो आपको कुछ दिमाग नहीं, आप सीधे सीधे लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। क्या होगी लाइन की इक्वेशन? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन करो इसके ऊपर। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन that cut off equal intercept on the coordinate axis. Question लिखो, find equation of line that cut off equal intercept, that cut off equal intercept on the coordinate axis, on the coordinate axis and passes through 2 3। करो इस क्वेश्चन को आराम से। हाँ जी, देखो क्या होगा? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट है, अगर एक्स एक्सिस पर ए है तो वाई एक्सिस पर बी एंड पासिंग थ्रू 2 3, पासिंग थ्रू 2 3। हाँ जी, ऐसे कोई लाइन नहीं होगी मैंने वहां पे। ठीक है, इसका एक्स इंटरसेप्ट भी ए है और वाई इंटरसेप्ट भी ए है, और कहां से पास होती है लाइन? 2 3 से पास होती है। मुझे लाइन की इक्वेशन दी है। अच्छा जी, अगर लाइन ऐसे है तो लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट भी ए है तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। हाँ जी, एलसीएम ले ले तो आएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ये लाइन की इक्वेशन होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने ए इंटरसेप्ट बोल दिया, इक्वल बोलूंगा। अच्छा, उसके बाद बोल रहा लाइन 2 3 से पास होती है। अच्छा, अगर लाइन 2 3 से पास होती है तो लाइन की इक्वेशन 2 3 को सेटिस्फाई करेगी। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। अच्छा, ए की वैल्यू 5 है तो लाइन इक्वेशन क्या हो गई है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स इक्वल, जिसके इंटरसेप्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे और 2 3 से पास भी होगी। तो क्या ये फॉर्म समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अभी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग इस पर। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन
इन नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। हाँ जी बेटा देखो, सुनो सभी, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। 10th की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम बहुत पहले 3 to 4 लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं वो हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड्स के लिए, या कंप्लीट 11th की कोऑर्डिनेट है। आप ये लगा के चलो, तो बड़े आराम से प्रैक्टिस करनी है, पेशेंट यूज नहीं करना है। कभी आप सोच रहे हैं बहुत मुश्किल है, ये हम लोग में कहीं नजर नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े आराम से करते जाओ। फिर मैं आपको शिफ्ट टू आज आपको 20 to 30 क्वेश्चन वही डेली 3-4 दिन तक करने, तो हमारा कोऑर्डिनेट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, देखो इस बार मुझे क्या चाहिए, कोई लाइन है, ध्यान रखना, लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है। लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, p है। और जो परपेंडिकुलर है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल मेक कर रहा है। इस बार मुझे लाइन पर कोई पॉइंट नहीं गिवन है, लाइन का ना स्लोप गिवन है, कुछ गिवन नहीं है। मुझे क्या गिवन है, लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो परपेंडिकुलर है x एक्सिस के साथ कितना एंगल मेक कर रहा है, अल्फा एंगल मेक कर रहा है। तो लाइन की इक्वेशन होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x एंड y आर जनरल पॉइंट, x y इज जनरल पॉइंट को हम लेंगे। इक्वेशन में x y तो होंगे, cos अल्फा यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, y sin अल्फा भी यहाँ से फाइंड आउट, और p उल्ट। तो यदि आपने मुझे किसी लाइन के ओरिजिन से डिस्टेंस और उस डिस्टेंस का x एक्सिस के साथ एंगल पता है, तो भी मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसका जो प्रूफ है हम लोग नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ काम नहीं, आपको ये पता होना चाहिए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जी, अब लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन having intercept on the axis, having intercept on the axis, first a is equal to -3, b is equal to 1। सेकेंड एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, a is equal to -2, b is equal to -5, b is equal to -5। मुझे क्वेश्चन दिया फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x एंड y इंटरसेप्ट, जिसके मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया है। ठीक है, बड़े आराम से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको x इंटरसेप्ट पता है और y इंटरसेप्ट पता है, तो आप वैसे भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो, तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको डिटेल से, x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट 1 है, तो ये लाइन कुछ ऐसी रहेगी होगी, ये वाला पॉइंट तो क्या होगा -3 0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा 0 1, तभी तो x इंटरसेप्ट -3, समझ के बात को, ऐसी लाइन होगी। और ये इस लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हैं बड़े आराम से, 2 पॉइंट तो चले गए उसी तरीके से। बट आपको डायरेक्ट भी तो पता होना चाहिए कि x इंटरसेप्ट -3 है, y इंटरसेप्ट 1 है, तो क्या होती है लाइन की इक्वेशन, x by a -3 प्लस y by b is equal to 1, x by a plus y by b is equal to 1। -3 एलसीएम ले लिया तो 3, सॉरी यहाँ पे लगा ले -3 एलसीएम ले लिया, -x plus 3y is equal to 3। This is equation of line having, so second क्या होगी इक्वेशन, x by -2 plus y by -5
इज इक्वल टू 1, हम इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स बाई 2 प्लस ये माइनस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1, 10 एलसीएम ले लिया, माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of straight line, find the equation of straight line, find equation of straight line passes through the point 7, passing through the point 7, and which is such that the portion of it and which is such that portion of it between the axis, portion of it between the axis is divided by the point, is divided by the point 7, 9, इसी पॉइंट की बात कर रहा है, in the ratio 3:1, in the ratio 3:1। एक बार ट्राई करेंगे, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 7, 9, ठीक है, एंड विच इज सच दैट पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस, ये जो पोर्शन है जो एक्सिस के बिटवीन है, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट 7, 9, 3, सेम पॉइंट जो एक्सिस के बीच में पोर्शन है उसको 3:1 में डिवाइड करता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो फिगर मेक करते हैं। अच्छा तो लाइन 7, 9 से पास हो रही है, कैसी लाइन हो सकती है? ऐसी लाइन मान लो बिटवीन द एक्सिस इन 3:1, ये हमारा O A B, बिटवीन द एक्सिस कौन सा पोर्शन हो गया हमारा? AB है जो बिटवीन द एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा इसको जो 7, 9 है ना, 7, 9 ये वाला पॉइंट 7, 9 किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 3:1। अगर ये 3 है तो रेशो कितनी है? 1। क्लियर? मुझे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा एक्स इंटरसेप्ट को मैंने ए बोल दिया और वाई इंटरसेप्ट को बी बोल दिया। अगर ऐसा है, अगर ए और बी फाइंड करते हैं इक्वेशन देंगे, ये पॉइंट A0 और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0 B होगा, ठीक है। बड़े आराम से आप लोग सुनो, सेक्शन फॉर्मूला AB को 7, 9, 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो बताओ मुझे 7 इज इक्वल टू 1A प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, A इज इक्वल टू 28 एंड 9 इज इक्वल टू 100 प्लस 3B डिवाइडेड बाय 4, 3B इज इक्वल टू 36 और B इज इक्वल टू 12। A की वैल्यू 28 और B की वैल्यू 12, यानी x इंटरसेप्ट 28 और y इंटरसेप्ट 12। तो लाइन की इक्वेशन होगी x/28
प्लस y बाई 12 इज इक्वल टू 1। आप सोल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, x और y में आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं इसको छोड़ ही देते हैं, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रही है हमारे पोर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which are a distance, which are a distance 4 unit from origin, 4 unit from origin and the perpendicular from origin makes an angle of 30 degree with x axis। अभी बताया मैंने आपको सेम क्वेश्चन। कोई लाइन है, कैसे भी वैसे ले लेते हैं, ठीक है। इस सेक्टर में और उनकी जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री का एंगल बना दिया, तो अगर आप ये ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी तो x एक्सिस के साथ इसका एंगल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे ले लो, क्या दिक्कत है, सिंपल। ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का, और ये कितनी है, 4 यूनिट, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अगर ऐसी इक्वेशन x cos अल्फा, x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो x cos 30 √3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 4, √3x प्लस y इज इक्वल टू 8। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसको कैसे फॉर्म बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो आपको दो फॉर्म आ गई है, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। एक क्वेश्चन और लिखो। Find the distance of the point 4,1. Question next. Find the distance of the point 4,1 from the line from the line 4x minus y is equal to 0 measured along the line making an angle of measured along the line making an angle of 135 degree with the positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। क्वेश्चन को रीड करो। Find the distance of the point 4,1 from the line measured along the line making an angle of 135 degree with the positive direction of x-axis।
अप्लाई कर लेंगे आप लोग, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, बहुत बार आ चुका है ये। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सभी बच्चों को पता है जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई पूरे कैपिटल लिख लिए, डजंट मैटर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होती है लाइन की, ये हम 10th क्लास से पढ़ते आए हैं। बट एक बात अभी हमने बहुत अलग अलग तरीके से लाइन्स की इक्वेशन लिखी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, ये सभी फॉर्म्स हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है। तो हम रिडक्शन देखेंगे, क्या रिडक्शन है, इसका मीनिंग क्या है, देखो सुनो। फर्स्ट है टू रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू रिड्यूस द इक्वेशन, समझना ध्यान से, reduce the equation ax plus by plus c is equal to 0 into slope intercept form, into slope intercept form। अच्छा ये तो मेरी जनरल इक्वेशन है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मीनिंग है, अगर मुझे किसी लाइन का स्लोप और मुझे इसका y इंटरसेप्ट पता है, ठीक है, तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। अभी भी मैंने आज भी बात की थी, ये मान लो y इंटरसेप्ट c है, y इंटरसेप्ट क्या है, c है, इस लाइन का स्लोप क्या है, m, तो लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर मुझे दो बातें पता है, स्लोप और y इंटरसेप्ट, तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। जनरल इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए कन्वर्ट करते हैं, ax प्लस बी वाई, ध्यान से समझना, प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने हर दोनों साइड बी से डिवाइड कर दिया, बी कांस्टेंट है, बी से डिवाइड कर दिया। हाँ जी, क्या बन गई, a बाई बी एक्स प्लस वाई प्लस सी बाई बी इज इक्वल टू 0। यहां से देखो क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई बी, y इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है माइनस a बाई बी एक्स प्लस माइनस c बाई बी, माइनस c बाई बी। चलिए लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये तो जनरल इक्वेशन है, वही लिखी हुई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी भी आप बी एलसीएम ले लो, बी का ले लो एलसीएम, तो ये बनेगा बी वाई प्लस ax इज प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेम लिखा हुआ है, इससे कंपेयर करो तो ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू mx प्लस y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये जो मेरा है माइनस a बाई बी, ये मेरा काम कर रहा है स्लोप का, इसका काम कर रहा है स्लोप का, सुनो ध्यान से। और ये है मेरा y इंटरसेप्ट। अच्छा क्या समझ आया यहाँ से हमें, कोई भी लाइन तो लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c भी लाइन है, और y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स प्लस माइनस c बाई b, या ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी लाइन है। ये लाइन मैं कब लिख सकता हूँ, जब मुझे स्लोप और y इंटरसेप्ट पता हो। ये जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे समझ आया, किसी भी जनरल फॉर्म का लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स प्लस माइनस c a। तो ये किसका काम कर रहा है, स्लोप, और ये y इंटरसेप्ट का काम कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये आपको एक बात जो माइंड में रखनी है, किसी भी लाइन का स्लोप, जनरल लाइन का स्लोप माइनस a बाई बी होता है। क्या होता है, माइनस a बाई बी, और y इंटरसेप्ट क्या होता है, माइनस। हाँ जी देखो, तो y इज इक्वल टू
mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और जनरल लाइन को हमने रिड्यूस किया y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। तो आपको याद रखना है जो जनरल फॉर्म होती है लाइन की माइनस ए बाई बी, तो आपका स्लोप का काम कर रहा है। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो माइनस ए बाई बी है वो आपका स्लोप का काम करेगा किसी लाइन में, और माइनस सी बाई बी आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई लाइन दी है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 3, तो जनरल फॉर्म हो गई है 2x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस लाइन का स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ लाइन हमेशा याद रखना है माइनस ए बाई बी होता है। अभी हमने डिराइव किया माइनस ए बाई बी माइनस 2 बाई 7। अच्छा जी, y इंटरसेप्ट क्या होगा इस लाइन का, माइनस सी बाई बी 3 बाई 7। क्लियर? इस तरीके से आप किसी भी लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है टू रिड्यूस जनरल इक्वेशन, टू रिड्यूस जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इनटू, ध्यान से समझना, इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ जी, जो जनरल इक्वेशन है हम उसको कैपिटल से लिख देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ जी, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अगर किसी लाइन के मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है तो मैं बड़े आराम से लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ। आज ही पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। ये देखते हैं, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। c से डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया c से डिवाइड करना तो क्या हो जाएगा, a बाई सी एक्स प्लस b बाई सी वाई प्लस 1, उस साइड जाकर माइनस 1 हो जाएगा। हाँ जी, माइनस 1 इस साइड ले आते हैं, माइनस को उस साइड का सम कर देते हैं। तो लिखो x डिवाइडेड बाई सी बाई ए प्लस y डिवाइडेड बाई सी बाई बी, माइनस 1 दोनों टर्म्स माइनस में, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, इज इक्वल टू 1। तो ये ध्यान से देखो, तो मेरे पास लिखा हुआ ये x इंटरसेप्ट का काम कर रहा है, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। तो आपको याद रखना है किसी भी जर्नल लाइन में जो x इंटरसेप्ट होता है वो होता है माइनस सी बाई ए, और y इंटरसेप्ट क्या होता है माइनस सी बाई बी, और लाइन का स्लोप क्या होता है माइनस ए बाई बी होता है। तीन बातें आपको याद हो जानी चाहिए बहुत अच्छी सी। अगर मुझे कोई लाइन दे रखी है उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा माइनस ए बाई बी, जो x इंटरसेप्ट हो देखो होगी ना कन्वर्ट माइनस सी, x इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए और y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी करके हो जाएगी। ठीक है, मुझे कोई लाइन दी है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है, कैसी फॉर्म लिखनी है इंटरसेप्ट, तो x बाई x इंटरसेप्ट आना चाहिए। हाँ जी, x इंटरसेप्ट क्या होगा माइनस सी बाई ए माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 x बाई माइनस 2 प्लस माइनस सी बाई बी माइनस 4 बाई 3 is equal to 1. This is intercept form of a line from general form of a line. ठीक है, क्लियर? क्या दो फॉर्म समझ आई? हम जनरल लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपको याद रखना है लाइन का जो स्लोप होगा वो माइनस ए बाई बी, वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी, एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए होता है। अच्छा, एक टॉपिक रह गया हमारा इसमें, जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू
p वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसका हम सीधे डायरेक्ट एग्जांपल से सीखेंगे हम लोग को कैसे करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, use the equation use the equation 2x plus 3y 2x plus 3y minus 6 is equal to 0 to slope intercept form and second इंटरसेप्ट फॉर्म। करो जल्दी से। अब आपको ये पता होना चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। हाँ जी लिखो, मुझे इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कन्वर्ट करना है, करते हैं। पहले हम करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो स्लोप और एक y इंटरसेप्ट, ठीक है। किसी भी जनरल लाइन का स्लोप होता है माइनस a बाई b, तो स्लोप हो गया माइनस 2 बाई 3, और y इंटरसेप्ट कितना होता है माइनस c बाई b, माइनस c 6 बाई 3 कितना हो गया 2। तो लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx माइनस 2 बाई 3 इंटू x प्लस y इंटरसेप्ट दिस इज नॉट y प्लस 2, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 2। वही तो लिखा हुआ है, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ना, 3 एलसीएम लिया इज इक्वल टू 6, यही लिखा हुआ। तो क्या हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर। अच्छा, एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड क्वेश्चन मुझे करना है, इस लाइन को मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। x इंटरसेप्ट क्या होता है माइनस c बाई a, माइनस c बाई a, और y इंटरसेप्ट माइनस c बाई b। तो x डिवाइडेड बाई x इंटरसेप्ट माइनस c बाई a 6 बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। सेम बात सेम है। ये कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। reduce the equation, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। reduce the equation 2x minus 7y plus 3 is equal to 0 to the intercept form and hence find intercept on the axis, and hence find
intercept on the axis ax ax yes doesn't matter. अब क्वेश्चन से मतलब है reduce the equation 2x minus 7y plus 3 is equal to 0 to the intercept फॉर्म में reduce करना है और मुझे x और y intercept भी फाइंड करना है। जल्दी से करो, 1 मिनट का क्वेश्चन। हाँ जी, 2x माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, अभी तक सभी को समझ आ जाना चाहिए और उम्मीद करता हूँ सभी को आ भी गया होगा। 2x माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, x इंटरसेप्ट माइनस c बाय a, x जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा माइनस c बाय a, माइनस सी बाई ए यानी माइनस 3/2 और y इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी 3/7। इक्वेशन लिख लो तो बड़े आराम से, x डिवाइडेड बाय माइनस 3/2 प्लस y डिवाइडेड बाय 3/7 इज इक्वल टू 1। दिस इज इंटरसेप्ट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। और हम अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो चैप्टर के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा उसके बाद करने। रिड्यूस द इक्वेशन, लिखो रिड्यूस द इक्वेशन x प्लस रूट 3y x प्लस रूट 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म into normal form and hence find alpha and p and hence find alpha and p। क्वेश्चन सुन लो, अच्छे से समझ लो। देखो, नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग होता है अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी, ठीक है, मुझे उस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए जिसको मैंने p बोला, और उस लाइन का ओरिजिन के साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल, लाइन का नहीं परपेंडिकुलर का अल्फा अगर मुझे पता है तो लाइन की इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, और इसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि p का यूज करते हैं, p इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर। क्लियर है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब ये कोई लाइन दी है, पहले तो मुझे बोला है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्लियर, अल्फा और पी बताओ, यानी जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ ओरिजिन से, और अल्फा ये परपेंडिकुलर का एंगल बताओ एक्स एक्सिस से। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखो, फिर एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो देखो सुनो ध्यान से, x प्लस रूट 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p हमेशा पॉजिटिव होगा। p क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। ठीक है, आपको अच्छा इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करना है? रूट ऑफ a स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू रूट 3 है, करो डिवाइड, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर 3। तो इन दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/2x प्लस रूट 3/2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अच्छा, अब उसने क्या बोला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये होगी परपेंडिकुलर साइड ले जाते हैं, -1/2x हो जाएगा, माइनस रूट 3/2y हो जाएगा,
उस साइड क्या जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये लिखा हुआ ध्यान से देखो, x इंटू माइनस 1/2 प्लस y इंटू माइनस √3/2 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपको ये डाउट अगर आपको आ रहा है कि रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ऐसा करने से ही ये देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होना चाहिए। ऐसा करने से ही होगा, इन दोनों का स्क्वायर करो, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, दोनों का स्क्वायर करना है 1/4 3/4, 1/4 प्लस 3/4 होना। ठीक है, ऐसा इसलिए हम करते हैं x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अच्छा जी, अब क्या है, x कोस अल्फा की वैल्यू भी नेगेटिव और साइन अल्फा की वैल्यू भी नेगेटिव, मिस्टर अल्फा ही फाइंड करना है ना। अच्छा, तो ये दिक्कत हो गई है, अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं 1/2 और √3/2 तो हमें साफ साफ दिखाई देता ये sin अल्फा इज इक्वल टू √3/2 अल्फा इज इक्वल टू 60, और यहाँ पर नेगेटिव आ जाता 68। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, cos अल्फा माइनस 1/2 sin अल्फा √3/2, अगर बेटा पॉजिटिव होती तो बात ही खत्म हो जाती। अच्छा, साइन भी नेगेटिव cos भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव एंड cos भी नेगेटिव। अच्छा, कहाँ पर हो रहा है काम, -1/2 बस सिंपली 60 पर होता। अच्छा, अगर cos साइन और cos नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए हम, जहाँ पर साइन भी नेगेटिव होता है और cos भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ 180 प्लस 60 cos, मैंने ये लिखा हुआ है cos 240 और ये क्या लिखा हुआ है sin 240। अगर आपने ट्रिलो पढ़ी है अच्छे से तो अभी मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, वहां से भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। sin 240 एंड cos 240, देखो cos 240 कितना हुआ, cos 180 प्लस 60, 180 पर चेंज नहीं होगा तो ये आएगा माइनस cos 60 -1/2। समझ गए बात का, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आई होगी 240। तो ये लिखा हुआ x cos 240 प्लस y sin 240 इज इक्वल टू, तो सेम बात लिखी हुई है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू 3। यानी लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 2, और जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है 240। इसको नोट कर लो अच्छे से, एक क्वेश्चन नोट करते हैं, आप करके दिखाना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the lines which of the lines 2x minus y plus 3, 2x minus y plus 3 is equal to 0 and x minus 4y minus 7 is equal to 0 is further from the origin। क्या समझ आए, क्या टू लाइन्स दे रखी हैं, आपको कहना है किस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना कि हमने लाइन के ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला तो फाइंड नहीं किया, हमने लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। इस लाइन को भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस लाइन को भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो p आएगा हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दैट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, और जिसका p ज्यादा होगा वही लाइन ओरिजिन से दूर होगी। चलो इस क्वेश्चन को which of the lines is further from origin। इस लाइन को भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, उस लाइन को भी देखो करते हैं, मैं कर देता हूँ। हाँ जी, 2x minus y plus 3 is equal to 0। हाँ जी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
2 का स्क्वायर 4 बी, तो दोनों साइड हम लोग √5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो रहा है 2/√5x प्लस -1/√5y प्लस 3/√5 इज इक्वल टू 0। इसको साइड लेंगे बट डिस्टेंस पॉजिटिव, तो हम इनके साइन चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा y/√5 माइनस 2/√5x इज इक्वल टू 3/√5। क्लियर? तो ये जो फर्स्ट लाइन है लिखा हुआ x cos अल्फा y sin इज इक्वल टू p, p की वैल्यू ये आ गई। तो ये फर्स्ट लाइन की ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है 3/√5। अल्फा से हमें मिलेंगे तो हम सोचेंगे इसके बारे में। हाँ जी, इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और ये 16, तो √17 से डिवाइड कर देते हैं। √17 से डिवाइड करेंगे तो x/√17 प्लस -4/√17 इंटू y इज इक्वल टू 7/√17 x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो सेकंड लाइन जो डिस्टेंस क्या आ गया 7/√17, ये क्या आ गया 3/√5। कंपेयर कर लोगे दोनों को, जो डिस्टेंस ज्यादा होगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आज जो हमने पढ़ा मैं उसको एक बार, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर देता हूँ। अभी जो हमने पढ़ा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हमने पढ़ा परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। फिर हम लोगों ने पढ़ा जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर जो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है उसको हम डिफरेंट फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं, वो आप लोगों ने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है, टू लाइन्स के बीच एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये कोई भी दो लाइन्स हैं। ठीक है, इस फर्स्ट लाइन का स्लोप m है और सेकंड लाइन का स्लोप m2 है। फर्स्ट लाइन का स्लोप m1, सेकंड लाइन का स्लोप m1। टू लाइन्स के बीच में मुझे एंगल फाइंड करना है, ये फाइंड करना है मुझे थीटा। अगर मैंने थीटा फाइंड कर लिया तो क्या दिक्कत है, फिर तो मैं कोई भी एंगल, ये तो वर्टिकली अपोजिट होगा, थीटा ही होगा। ये बड़ा एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, और ये कितना होगा 180 माइनस थीटा ही होगा। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर मैंने दो लाइंस के बीच एंगल फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, एंगल फाइंड कर लिया, तो अगर एक एंगल भी फाइंड करो तो 4 to 4 एंगल्स बड़े आराम से फाइंड। सामने वाला वर्टिकल अपोजिट और जो एडजेसेंट होंगे वो क्या होंगे 180। मान लो ये 60 है, 120, 60, 120, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मुझे लाइंस का स्लोप पता है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा, और ये मुझे फाइंड करना है, तो अब ध्यान रखें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। याद कर लें आप इसको, डेरिवेशन की अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। वही कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करके, पॉइंट्स इंटरसेप्ट फॉर्म्स का यूज करके फॉर्मूला डिराइव किया गया है। फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकंड लाइन का स्लोप क्या है m2। यानी अगर मुझे दो लाइंस का स्लोप पता है और वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कैसी लाइंस है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो मैं बड़े आराम से दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकता हूं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ठीक है, यही टॉपिक था हमारा। इसी टॉपिक से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ जी, पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ।
कि अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप क्या होते हैं इक्वल, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होती है नेगेटिव -1 होती है। स्लोप एक दूसरे के क्या होते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, ये बात पढ़ चुके हैं। अच्छा आपको कोई लाइन दी है, आपको उसके पैरेलल एक लाइन और लिखनी है, ठीक है। ये कोई इंपोर्टेंट तो कुछ नहीं है, फिर भी एक बार देख लो, बड़ा इजी सा है। मुझे लाइन रखे 3x + 4y + 9 = 0। 3x + 4y + 9 = 0। मुझे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और लिखनी है, ठीक है। पैरेलल होनी चाहिए वो लाइन में क्या होनी चाहिए पैरेलल। तो कोई बच्चा मुझे बताए इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप होगा -a/b यानी -3/4। इस लाइन का जो स्लोप होगा क्या होगा -3/4। अगर मुझे इसके पैरेलल लाइन लिखनी है, मुझे इसके पैरेलल लाइन लिखनी है, तो मैं a और b को x और y के कोएफिशिएंट को चेंज नहीं कर सकता, मुझे सेम ही रखने पड़ेंगे। 3x + 4y, कांस्टेंट को चेंज कर दो, 7 लिख दिया = 0। अब आपको ये बात समझ आ रही है, ये लाइन और ये लाइन डिफरेंट है, दोनों लाइंस ध्यान से देखो। इसका स्लोप -3/4 और इसका स्लोप भी -a/b, -3/, क्योंकि a और b को तो मैंने चेंज नहीं किया। और कोई लाइन लिखता हूँ 3x + 4y -11 = 0, ये डिफरेंट लाइन है और इसका स्लोप भी कितना है -3/4। तो लाइंस क्या होंगी पैरेलल। अगर आपको एक लाइन दी है तो आप उसके पैरेलल लाइंस भी लिख सकते हो। अच्छा अगर आपको किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, यही लाइन लिखते हैं 3x + 4y + 9 = 0। स्लोप कितना है भाई इसका -3/4। अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो आपको क्या करना है, x और y के कोऑर्डिनेट्स, x और y के कोएफिशिएंट्स चेंज कर दो। क्या लिख दूं 4x + 3y। 4x c का तो कोई रोल नहीं है, आप चाहो तो c को चेंज करो, जो मर्जी करो, c का तो रोल नहीं है स्लोप के अंदर। और पैरेलल और परपेंडिकुलर सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहे हैं, स्लोप पर डिपेंड कर रहे हैं। +7 = 0। क्या काम किया, x और y के कोएफिशिएंट्स बदल दिए तो। अच्छा और दूसरा, किसी एक कोएफिशिएंट का साइन भी चेंज करना है, तो x वाले का चेंज करो या y का, इसका मैंने -4 कर क्या कर दिया -4। अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप -3/4, इसका स्लोप -a/b 4/3। क्या स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल है, अगर स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल दोनों लाइंस क्या होंगी, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया, पैरेलल लाइंस के लिए सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज करनी है, परपेंडिकुलर के लिए कोएफिशिएंट रिवर्स x और y के और एक का साइन चेंज करना है। कांस्टेंट टर्म चेंज कर सकते हो तो लाइंस हो, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल फाइंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल whose vertices are a12, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, -3 to c 3 -2। Find angles of the triangle whose vertices are a12, b-32 and c3-2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एंगल्स फाइंड कर रहे हैं ए बी सी। ए कितना है 1 2, बी कितना है -3 और सी कितना है 3 -2। हाँ जी, स्लोप लिख लें सभी लाइंस के, हम लोग स्लोप लिख लेते हैं। ए बी का स्लोप मैंने m1 बोल दिया, क्या बोल दिया m1। हाँ जी, m1 की वैल्यू 2 - 2 0, नीचे जो मर्जी है डजंट मैटर, तो m1 तो 0 है। बी सी का स्लोप m2 बोल दिया, -2 - 2 -4, 3 + 3 6।
हाँ जी, तो m2 इज इक्वल टू -2/3 हो गया, ठीक है। और m3 इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, 2 + 2 4 और 1 - 3 -2, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, -2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब मुझे क्या पता है, इन दोनों लाइंस के स्लोप पता है, चलिए इन दोनों की करते हैं। m1 पता है और m2 पता है, इन दोनों के बीच का एंगल मैंने थीटा बोल दिया, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 2/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 दोनों की मल्टीप्लाई 0, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2/3 और थीटा इज इक्वल टू, अगर हमें वैल्यू नहीं पता, tan इनवर्स 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3। सेम तरीके से आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं और ये दोनों एंगल्स भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से आंसर आएंगे tan इनवर्स 2/3। इन दोनों से आप ये बड़ा एंगल फाइंड कर लेंगे और इन दोनों से आप एक और कर देता हूँ, एंगल ए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो टेंजेंट ए है वो किसके इक्वल होगा, इसमें से माइनस करूंगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, तो टेंजेंट ए आ रहा है 2 और ए की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स 2। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2। हाँ, अगर टेंजेंट ए मान लो 1 आ जाता, टेंजेंट ए कितना जाता 1, तो ए की वैल्यू 45 हो जाती। और क्वेश्चन लिखते हैं। The base of an equilateral triangle is the line x plus y minus 2 is equal to 0, and the vertex is 2 minus 1. Find the equation of other two sides. करेंगे इस क्वेश्चन को। Find equation of other two sides. करो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन, हाँ जी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, हाँ जी, बेस क्या है, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वर्टेक्स 2 माइनस 1। ठीक है, मुझे बाकी दो साइड्स की इक्वेशन लिखनी है। ओके, बाकी दो साइड्स की इक्वेशन लिखनी है। ये एंगल कितना होगा, 60, और ये एंगल भी क्या होगा, 60। मुझे ए बी और ए सी की इक्वेशन लिखनी है। अच्छा सुनना ध्यान से, मुझे ये पता है जो ए सी है वो 2 - 1 से पास हो रही है, और जो बी ए है वो भी किससे पास हो रही है, 2 - 1 से पास हो रही है। लेकिन मुझे पासिंग पॉइंट तो पता है। अगर मुझे ए सी का स्लोप पता चल जाए, सुनो ध्यान से, अगर मुझे क्या पता चल जाए ए सी का स्लोप, तो मैं बड़े आराम से ए सी की इक्वेशन लिख सकता हूँ, y - y1 * m * x - x1। AC का स्लोप फाइंड करने के लिए, अच्छा पहले तो मुझे सभी बच्चे BC का स्लोप बताओ। स्लोप ऑफ BC अभी पढ़ाया, -a/b हमेशा स्लोप होता है, -a/b -1 BC का स्लोप है। ये एंगल 60 है, इसका स्लोप m बोल दिया, इसका स्लोप क्या बोल दिया, f। अब ये बताओ जो BC, ध्यान से देख लेना, एक ही पार्ट कराऊंगा, दोनों साइड लाइन की इक्वेशन भी बताऊंगा, और AC है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60।
अभी जो हमने पढ़ा एंगल बिटवीन टू लाइंस यानी टेंजेंट 60 इज इक्वल, दोनों का स्लोप पता है, इसका स्लोप m और इसका स्लोप -1, तो क्या होगा m प्लस 1 m1 माइनस 1 प्लस m1 m2 1 माइनस m टेंजेंट 60 √3 इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m, हाँ जी √3 माइनस √3m इज इक्वल टू m प्लस 1, हाँ जी इस साइड आंसर हो जाएगा √3 माइनस 1, उस साइड √3m प्लस m को मनूंगा डिवाइड बाय √3 प्लस 1 इज इक्वल टू m, अच्छा जी m की वैल्यू रैशनलाइज कर दूं, √3 माइनस 1 का होल 4 माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 2 आएगा इज इक्वल टू m एंड m इज इक्वल टू 2 माइनस m इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो m इज स्लोप ऑफ AC लिया है, मुझे AC का स्लोप पता है, मुझे क्या पता है AC का स्लोप, और मुझे AC का एक पासिंग पॉइंट भी पता है, मैं बड़े आराम से AC की इक्वेशन लिख सकता हूँ। क्या होगी इक्वेशन, AC इक्वेशन y प्लस 1, ठीक है, स्लोप 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स और वाई में इसकी इक्वेशन आ गई है, AC की इक्वेशन आ गई है। इसी सेम तरीके से इसका स्लोप m मानो, इन दोनों के स्लोप से 60 एंगल, या इसके निकाल लो, तो जो भी आपने दिल करे AC की इक्वेशन आप लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और, शायद आपकी बुक में भी है वो क्वेश्चन, two opposite vertex of sphere are two opposite vertex of sphere are 3 4 and 1 minus 1, 3 4 and 1 minus 1, clear? Find the coordinates of other vertices, find other vertices, find other vertices। क्वेश्चन देख लो ध्यान से, और ये आपका क्वेश्चन आपके रेफरेंस में भी है, आरडी शर्मा में भी है ऐसा क्वेश्चन। टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर आर 3 4 एंड 1 minus 1, फाइंड अदर टू वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। मुझे स्क्वायर गिवन है A B C एंड D, अपोजिट वर्टेक्स गिवन है, A कितना है 3 4 और C कितना है 1 minus 1। अच्छा, अगर मैंने B फाइंड कर लिया, B को मैंने बोल दिया x एंड y को, ठीक है, अगर मैंने B फाइंड कर लिया तो D फाइंड करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा, मिड पॉइंट कॉम्बिनेशन को हम लोग फाइंड कर लेंगे। अपना जो मेन पर्पस है वो B फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। सुनो, क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद अगर मैं किसी तरीके से, ये एंगल 45 होगा, ये एंगल कितना होगा 45। अच्छा, AC की इक्वेशन को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ, AC की इक्वेशन 2 पॉइंट से सुनो इधर से, स्लोप, इसका स्लोप बताओ, चलो AC का स्लोप कितना होगा -1 -5, ठीक है, -5 डिवाइडेड बाय 1 -3 -2, तो AC का स्लोप हो गया 5/2। कोई दिक्कत? ध्यान से देखना, AC का स्लोप कितना हो गया 5/2। AB का स्लोप मैंने m बोल दिया, AB का स्लोप क्या बोल दिया m बोल दिया। सबसे पहले हम लोग AB की इक्वेशन निकालते हैं, किसकी इक्वेशन निकालते हैं AB की, फिर मैं ऐसे सेम तरीके से किसकी इक्वेशन निकालूंगा BC की, समझो ध्यान से, AB की इक्वेशन निकालते हैं, फिर किसकी निकालेंगे BC की। AB और BC की इक्वेशन अगर मुझे पता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा,
ए बी और बी सी, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका बी पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, इसका स्लोप 5/2, एंगल 45, बताइए होगा स्क्वायर का भाई। इसका स्लोप m बोल दिया। हाँ जी, तो टेंजेंट 45, 1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m माइनस 5/2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 5m/2, 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 5m। हाँ जी करो, 2 प्लस 5m, 2 प्लस 5m इज इक्वल टू 2m माइनस 5, कितना हो गया 7 इज इक्वल टू माइनस 3m और m इज इक्वल टू माइनस 7/3 आ गया। इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ गया है, माइनस 7/3 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इस लाइन का स्लोप माइनस 7/3 है, क्या है माइनस 7/3। अब आप इस ये एंगल कितना होगा 45, इस लाइन का स्लोप आपने क्या बोल दिया, m1 बोल दिया। इन दोनों लाइन से, इन दोनों लाइन से आप दोबारा से स्लोप फाइंड कर लो, ठीक है। अच्छा, आप लोग ऐसा कर सकते हो, टेंजेंट थीटा होता है ना, ये मोड होता है, मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो एक बार तो इसको +1 के इक्वल रखा, एक बार इसको किसके इक्वल रख लो, -1 के इक्वल रख लो। मैंने +1 के इक्वल, अरे आप दोबारा करोगे ना, ऐसा नहीं सेम आंसर होगा। ये जो फॉर्मूला होता है ऐसे होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अच्छा, तो आपका सेम आंसर आ जाएगा ना, तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये भी 45 एंगल है, वही स्लोप है इसका फाइनल। तो एक बार कर लिया हम लोगों ने सॉल्व, m इज इक्वल टू -7, इसका स्लोप -7/3। अब एक बार रख चुके हैं, इस बार क्या रखो, चेंज करोगे ना, m1 माइनस m2, ठीक है, वहां से हो जाएगा। एक बार +1 रखो, एक बार -1। इस लाइन का स्लोप दिया जाएगा, इस लाइन का स्लोप और पॉइंट से, ए पॉइंट से, ए बी की इक्वेशन, स्लोप और सी पॉइंट से बी सी इक्वेशन, बी पॉइंट आएगा। जैसे ही बी पॉइंट आएगा, ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट किसका होगा, बी डी का। मिड पॉइंट पता है, डी पता है, बड़े आराम से आपका डी है, ठीक है। ये क्वेश्चन करो आराम से, मुझे आंसर सेंड करो, कमेंट करो, और जो भी आज आपको असाइनमेंट मिलेगा उसको आप लोग कंप्लीट करो, ठीक है। ओके।